क्या आप जानते हैं कि लगभग 4500 साल पहले हम भारतीय, हाँ, हमारे भारत में लोग अपने घरों में रहते थे, पक्की सड़कें थी, नालियां बनी थी और यहां तक लोगों के पास खुद के खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं थी। कोई भी जंगली या ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके तन पे कपड़े न हो। जी हां, उस जमाने में लगभग 4500 साल पहले पूरी दुनिया जब बिना कपड़ों के घूम रही थी, लोगों को कपड़े पहनने नहीं आते थे, कॉलोनियां बसानी नहीं आती थी, खाना उगाना नहीं आता था, और हम भारतीयों ने पूरी दुनिया को सिखाया कैसे रहते हैं कल्चर में, सिविलाइजेशन में। तो पहली दुनिया की सिविलाइजेशन में से एक हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज का टॉपिक है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिस पे हम आज डिटेल में करने वाले हैं। तो जब ब्रॉन्ज एज आया, अर्थात जब दुनिया में ब्रॉन्ज यूज करना हमने सीख लिया, तो उस जमाने में, यह बात लगभग 5000 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस जमाने में कॉपर सबसे पहला मेटल था जो इंसानों ने यूज करना सीखा। आयरन नहीं, कॉपर, याद रखिएगा। और कॉपर के यूज करने वाली एज का एक स्पेशल नाम था चैल्कोलिथिक एज। कहेंगे सर कॉपर कहां पाया जाता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके घर में कॉपर का लोटा होगा, कॉपर की थाली भी होगी, ज्यादातर पूजा में हम लोग आज भी रखे होते हैं। आपके जो पूजा वाला कमरा है या पूजा वाला रूम है, वहां पे कॉपर के बर्तन होंगे, ध्यान दीजिएगा। उसका कलर सोने जैसा दिखता है, ठीक है। तो अब याद आ गया ना, वो है धरती का पहला मेटल। और उस समय जब इंसानों ने मेटल कॉपर का यूज करना सीख लिया, उस समय के एज का नाम रखा चैल्कोलिथिक पीरियड। बाद में हम लोग ने, इंसानों ने सीख लिया कॉपर को जिंक के साथ या टिन के साथ मिक्स करना, मतलब कॉपर साथ में टिन या जिंक मिक्स कर दिया और नाम दिया इसका ब्रॉन्ज। और आप तो जानते ही हैं, ब्रॉन्ज मेडल आता है थर्ड प्राइज, पहला गोल्ड, दूसरा सिल्वर और थर्ड ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो ये ब्रॉन्ज वही बात कर रहे हैं, उसी ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं। ब्रॉन्ज जो कि ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा डक्टाइल होता है कॉपर के मुकाबले, इसीलिए इससे टूल्स अच्छे बनते हैं, वेपन्स अच्छे बनते हैं। और इस एज में जब इंसानों ने ब्रॉन्ज बनाना सीख लिया, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आई दुनिया में। यह सिविलाइजेशन कहलाई ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और लगभग चार ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस 2500 बीसी में, याद रखिएगा अभी हम लोग एडी में चल रहे हैं, 2022 एडी चल रहा है और हम बात कर रहे हैं किसकी? बीसी की बात कर रहे हैं, एडी से भी 2500 साल पहले। तो उस समय दुनिया की जो टॉप की सिविलाइजेशंस थी उनमें हम थे। हम मतलब मैं और आप, इसीलिए गर्व करना चाहिए हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और कौन सी सिविलाइजेशन थी उस जमाने में दुनिया में? तो मेसोपोटामिया, जिसको हम ईरान इराक के नाम से जानते हैं, वहां भी सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो लगभग 4 सिविलाइजेशंस पूरी दुनिया में उस जमाने में चल रही थी। मतलब 4 ऐसे ही सोसाइटी थी, कल्चर था, जहां लोग एक सिस्टम से रहते थे, एक प्रॉपर सिविलाइज्ड वे में रहते थे, जैसे आज मैं और आप रह रहे हैं। क्यों? हमारे लोग, हम और आप लोग कैसे रह रहे हैं? एक बहुत ही प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून के तहत रह रहे हैं। एक प्रॉपर सोसाइटी है, एक प्रॉपर क्या है, कल्चर है हमारा, एक हमारा अपना देश है कि नहीं आज? तो ये सब सिविलाइजेशन की वजह से आया है। तो 4500 साल पहले क्या था? तो ज्यादातर लोग क्या थे? या तो आदि मानव टाइप के थे या जंगली इंसान थे जो करते हैं, समझ गए ना, मारा पीटी वाले, हुला होला वाला टाइप के आदमी थे सच में। और तब हमने दुनिया को सिखाया कैसे सिविलाइज्ड रहें, कैसे प्रॉपर मकान बना करके, कैसे सीवेज या ड्रेनेज की पाइप बना करके, सड़कें चौड़ी चौड़ी बना करके एक गवर्नमेंट के अंडर में रहना, सिस्टम सीखा हमने और पूरी दुनिया को सिखाया। इसीलिए गर्व है हमें इस सिविलाइजेशन पे। दुनिया की पहली सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लड प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर के आसपास ये सारा इलाका है, जहां पर इंडस नदी है, यस, उसके प्लेन एरियाज में बनाई गई है।
कहां कहां पर है? इनमें से सबसे पहली जो सिविलाइजेशन जिसका बात कर रहे थे, हड़प्पा। हड़प्पा 1921 में वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान, आजकल ये प्लेस पाकिस्तान में है, यहां पे सबसे पहले खोजी गई थी। इंडस वैली मैंने बताया इसका नाम सिविलाइजेशन है, क्योंकि ज्यादातर ये प्लेस कहां पाई गई? ये प्लेस रिवर वैली ऑफ इंडस में पाई गई। और हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस जगह जो कल्चर शब्द है, क्यों? कल्चर इज यूज्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल। यहां के अपने कुछ विशेष औरों से अलग डिस्टिंक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्ट्स पाए गए जो कहीं और नई दुनिया में पाए गए। मतलब न तो वो मेसोपोटामियन या चाइनीज सिविलाइजेशन में पाए गए, यहीं इसी हड़प्पन कल्चर में पाए गए, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाए गए। और क्या खास बात थी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स थे इनमें सील्स पाया गया जो कहीं और नहीं पाया गया। यहां के सील्स हमारे यूनिक सील्स थे। हमारा जो वेट एंड मेजर करने का तरीका था, हमारे पास जो स्टोन ब्लेड्स थे और बेक ब्रिक्स, अर्थात वो ईंटें जिसे क्या किया गया है? पका के हार्ड बना दिया गया था, आग में जला के तपा के हार्ड बना गया था। ये हमने हड़प्पन ने क्या किया? बनाना सीखा और पूरी दुनिया को सिखाया। तो ये यूनिक चीजें थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो कोई और नहीं करता था। आइए कुछ ऐसी खास बातें बताएं सिविलाइजेशन के बारे में, शायद आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा। तो इसीलिए पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हमें कैसे पता चला इनके बारे में? 4500 साल पहले तो हम तो थे ही नहीं। अरे हम क्या, हमारे पुरखे भी नहीं थे। तो कैसे पता चला हमें भाई उनके बारे में इतना कुछ? तो इनके बारे में पता चला, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला उनके रिमेन्स से। किससे? उनके रिमेन्स से। अर्थात जब वह चले गए तो जब हमने खोद के धरती से निकाला, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने धरती से खोद के निकाला, तो उनकी बिल्डिंगें आज भी हैं। सही मैं कह रहा हूं, पूरा का पूरा हड़प्पा नाम का शहर, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, ये मैं शहर के नाम बता रहा हूं, चारों बड़े बड़े, ये चारों बड़े बड़े शहर जमीन के नीचे दफन थे। हमने जब उनकी मिट्टी खोदी तो घरों, खेतों, मकानों सबको हमने पा लिया, खोद के निकाल लिया। तो ये बड़ी खास बात है। इनसे इनके बारे में पता चला। इनकी जो पॉटरी मिली, क्योंकि घर मिलेंगे तो पॉट्स मिलेंगे, और क्या मिला? यहां पे मिली मूर्तियां, स्कल्पचर मिले, यहां पे मिले सील्स। सील्स मोहर होती है क्या? हाँ, मोहर आपके स्कूल की सील होगी। आपके स्कूल के जो रिजल्ट होता है उसमें आपकी सील लगी होती है। आपका जो फीस रिसिप्ट होता है उसमें भी स्कूल की सील लगी होती है। पर हमारी जो सील होती है छोटी होती है, इनकी सील पत्थर की बनी होती थी। यस, तो सील उस जमाने पाई गई। वहां सिमेट्रीज थी। सिमेट्रीज मतलब ग्रेवयार्ड होता है, जहां पे इंसानों को दबाते हैं ना, दफना देते हैं ना, तो ये सब ग्रेवयार्ड, मैंने ग्रेवयार्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी, ग्रेवयार्ड। तो ये सब पाया गया। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सब को खोद करके निकाला, जिनसे इनके बारे में रिसर्च करते करते बहुत कुछ जानकारियां मिली जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी। ठीक है ना? तो ये रिटर्न रिकॉर्ड तो कुछ नहीं मिला, कोई किताबें नहीं थी उस जमाने की। जो सील्स भी मिली तो उन सील्स में कुछ लिखा था, कुछ लेटर्स लिखे थे जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज तक हमने क्या किया, उस जो सील्स में लिखे लेटर हैं उसको हम डेसिफर नहीं कर पाए। डेसिफर मतलब होता है आज तक उसको रीड नहीं कर पाए, उनके अल्फाबेट्स हमको समझ में नहीं आए आज तक। तो इसीलिए मेजर सोर्स कहां से मिला? उनका मेजर सोर्स मिला हमको उनके रिमेन्स से। आइए उनमें से अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रिमेन्स, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें जिससे उनके बारे में पता चलता है कि कितने महान थे वो लोग। उनमें सबसे पहला आता है वर्ड ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ एक तरह का पब्लिक कह सकते हैं टैंक था क्या? हाँ, एक बड़ी पब्लिक बिल्डिंग जो कि मोहनजोदाड़ो नाम के, मोहनजोदाड़ो मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। ये एक सिंधी शब्द है, एक ऐसा जगह जहां मौत का मकबरा है, अर्थात जहां सब कुछ खत्म हो चुका है। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया था। तो ये भी एक प्लेस है जहां पे पब्लिक बिल्डिंग मिली है ग्रेट बाथ। कैसी है ये ग्रेट बाथ? मैं एक तरह से समझ लो स्विमिंग पूल है। हाँ, सच में बोल रहा हूं, एक तरह से स्विमिंग पूल है, क्योंकि एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक है और उस टैंक के चारों तरफ कोर्टयार्ड है, जैसे स्विमिंग पूल में कोर्टयार्ड होता है। और उस कोर्टयार्ड के चारों तरफ कोर्टयार्ड होने के साथ साथ
वहां पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है। एक सीढ़ी नॉर्थ की तरफ से बनी है नीचे उतरने के लिए स्विमिंग पूल पे, एक सीढ़ी का एक ग्रुप ऑफ सीढ़ी बनी है साउथ से, दोनों ही नीचे टैंक उतरने के लिए बनी है। और सबसे बड़ी खास बात है, टैंक या सीढ़ी बनाना करके नीचे उतरना, पूल में नीचे उतरना 4500 साल पहले, यह सोचिएगा ध्यान से। और वो भी पूल वाटर टाइट, क्योंकि अगर स्विमिंग पूल में वाटर टाइट नहीं होगा तो पानी पूरा बह जाएगा, पानी अंदर ही सक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तो हमने स्विमिंग पूल बनाना सीख लिया 4500 साल पहले, क्योंकि हमें बर्न्ड ब्रिक्स बनाने आता था, हमें मोटार बनाने आती थी बिटुमेन और जिप्सम की, आज नहीं, 4500 साल पहले। बड़ी ही महान बात है। तो इससे पता चलता है हम कितने डेवलप्ड थे उस जमाने में। ग्रेट बात एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बताता है, लाइफ ऑफ पीपल के बारे में जानकारी देता है, हमारे कल्चर के बारे में जानकारी देता है। हालांकि ये अभी तक हम क्लियर नहीं बता पाए हैं कि ग्रेट बाथ का क्या यूज रहा होगा। क्या लोग स्विमिंग करने आते थे? नहीं नहीं नहीं, ग्रेट बाथ स्विमिंग पूल नहीं जाता, बल्कि ये बताता है ग्रेट बाथ कि जरूर हमें आर्ट ऑफ बिल्डिंग बनाना उस जमाने में ही आ गई थी। इसका मतलब है हम उस जमाने में ही आर्ट ऑफ बिल्डिंग में एक महान परफेक्शन हासिल कर चुके थे। और क्या पता चलता है इस ग्रेट बाथ से? ग्रेट बात से पता चलता है कि हम कितने जबरदस्त प्लानिंग करना जानते थे, हमें स्ट्रक्चर बनाने बड़े बड़े आते थे, और हमें पानी का सप्लाई देना आता था, और पानी का डिस्पोजल, जो सीवेज बहने वाला है, गटर का पानी बहना है, इसकी भी व्यवस्था करने हमें उसी समय आ गई थी। कितनी महान बात है, कितनी बड़ी बात है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। ये पहला एग्जाम्पल है जिससे उनके बारे में पता चलता है। दूसरा है सिटाडेल। सिटाडेल मतलब होता है रेज्ड टाउन। ये क्या होता है? रेज्ड टाउन या रेज्ड एरिया क्या होता है? सिटी का वो हिस्सा, शहर का वो हिस्सा जो ऊंचा है। ऊंचा है इसलिए तो कि वहां पर बाढ़ की डर होता था वहां पर, क्योंकि इंडस के वैलीज पे बना हुआ है, इंडस नदी के प्लेन्स पे बसा हुआ है। और सिटाडेल में अर्थात इस ऊंचे हिस्से में कौन रहता था? तो इस ऊंचे हिस्से में या तो राजा का मकान होता था, जिसको हम रूलिंग क्लास कहते हैं, या तो इस ऊंचे हिस्से में ही ग्रेट बाथ बना था, ग्रेनरी बनी थी जहां पे ग्रेन स्टोर करते हैं, अनाज स्टोर करते हैं, यहीं पे असेंबली हॉल था और बड़े बड़े वर्कशॉप्स थे। हाँ, एक तरह की फैक्ट्रियां। तो सारी बड़ी बिल्डिंगें, काम की बिल्डिंगें इसी सिटाडेल में होती थी। अब सिटाडेल से क्या जानकारी मिलती है? सिटाडेल से क्या पता चलता है हड़प्पन लोगों के बारे में? पता यह चलता है कि उनके पास जबरदस्त प्लानिंग करने का तरीका था। दे वर ग्रेट प्लानर्स, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, शहर का डेवलपमेंट करना जानते हैं, और वो जानते हैं किस तरह से शहर को अर्बन सिविलाइजेशन बनाया जाए। शहरी सिविलाइजेशन है, ग्रामीण सिविलाइजेशन नहीं है, रूरल सिविलाइजेशन नहीं है। और क्या पता चलता है सिटाडेल से? कि उनके पास बिल्डिंग बनाने की कला थी, उनको घर बनाने का तरीका आता था। तभी तो वहां के जो राजा होंगे, जिसको हम रूलिंग क्लास कहते हैं, उनकी एक विशेष तरह की बिल्डिंग या घर हुआ करते थे। और क्या पता चलता है? एक बात और पता चलती है सिटाडेल से यह पता चलता है कि उनके पास अपना खुद का एक पॉलिटिकल अर्थात राजा वाला सिस्टम था, और खुद का एक सामाजिक सिस्टम था। जैसे आज हम कह सकते हैं समाज में 4 वर्ण हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य होते हैं ना। तो इस तरह के उस जमाने में भी कुछ रहे होंगे, कुछ सोशल क्लासिफिकेशंस रहे होंगे। तो ये इससे पता चलता है सिटाडेल से, क्योंकि सिटाडेल में सारे हाई कास्ट के लोग, है ना, रूलिंग क्लास के लोग रह रहे हैं। तो इसका मतलब है सिटाडेल के नीचे वाला हिस्सा, वहां पे वर्कर्स या पुअर कास्ट के लोग रहते होंगे। अब तीसरा बड़ा सोर्स, इसको तो मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मानता हूं, सील। सील को हम आम भाषा में मोहर कह सकते हैं। मोहर मैंने बता दिया, ठप्पा टाइप का आता है लगाने का, पर याद रखिए उनके पास इंक वाली सील नहीं थी, पत्थर वाली सील थी। सही सुन रहे हैं, पत्थर की। क्या क्या सील है, कुछ एग्जाम्पल देखिए। एक सिंगल हॉर्न वाली, एक सिंगल सिंग वाली बैल, बैल नहीं बुल। और क्या है, बफेलो है, टाइगर है, गोट है, एलिफेंट है, राइनो है। देखा, बहुत सारे एनिमल्स की सील भी है उनके पास। और सील किससे बनाई गई थी? ज्यादातर सील बनाई गई थी टेराकोटा नाम के पत्थर से, स्टेटाइट और एगेट। 3 मटेरियल हैं सील बनाने के। ये तीनों टाइप ऑफ पत्थर हैं, टाइप ऑफ स्टोन है, ठीक है ना। टेराकोटा, स्टेटाइट और एगेट। टेराकोटा तो आपके घरों में भी लगा होगा, बहुत सारे लोगों के घरों में मैंने टेराकोटा लगा हुआ देखा है। मार्बल के जैसा दिखता है, पर उसका कलर ग्रेश होता है टेराकोटा का, देखना जरूर। बहुत लोगों के घरों में मैंने देखा है फर्श में लगा हुआ है। तो इसकी बनी होती सील, मजबूत होती थी सील। और शेप कैसा होता था? ज्यादातर सील रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होती, सबसे ज्यादा सील रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होती थी। कुछ ही सील सर्कुलर भी होती थी। तो इसका मतलब है बेसिकली तीनों शेप की सील पाई जाती थी।
तो सील से क्या पता चलता है, आओ सील से जानते हैं। सील से उनके स्क्रिप्ट के बारे में पता चला कि उन लोग कैसा लिखते थे। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, मैनर ऑफ राइटिंग। हम लोग जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये जो स्क्रिप्ट लिखी है, ये जो इंग्लिश में लिखा दिख रहा है आपको, इसे एक रोमन स्क्रिप्ट कहते हैं। हाँ, और हिंदी में लिखते हैं ना हम लोग, हिंदी, ये हिंदी, इसकी स्क्रिप्ट क्या है, इसकी है देवनागरी लिपि। समझ गए? तो उनकी स्क्रिप्ट्स के बारे में पता चलता है, उनके ट्रेड के बारे में पता चलता है, उनके धर्म के बारे में, और यहां तक कि वो किस पर विश्वास करते थे, उनके भगवान कौन थे, ये सब पता चलता है। क्या आपको मालूम है कि हम लोग जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन से चल रहा है। कितने आश्चर्य की बात है। हम जिस भगवान शिव की, हमारे देवता शिव की पूजा कर रहे हैं, इसकी पूजा आज से 4500 साल पहले से हो रही है। कैसे पता चला? एक सील मिली है हमको जिसका नाम है पशुपति। पशुपति, पशु मतलब एनिमल्स, पति मतलब रक्षक, रखवाला। तो पीपल ने, यस, पीपल शिव जी की पूजा करते थे। यह शिव जी के 3 चेहरे हैं। हाँ, 3 चेहरे वाले डायटी, डायटी मतलब होता है गॉड। आपको मैं सील दिखा भी दे रहा हूं स्क्रीन पे, आप देख पाते होंगे। अभी देखिए, शिवा पशुपति की सील आप देख पाएंगे। और क्या खास बात है सील में, इसमें आप देखेंगे कि भगवान शिव जी के सर पे एक बफेलो हॉर्न हेडड्रेस है। बफेलो हॉर्न का एक कुछ पहने हुए भगवान। और क्या है, एक सीट पे बैठे हुए हैं, पलती मार के बैठे हैं, क्रॉस लेग बैठे हैं। उसके उनके आसपास हाथी है, शेर है, बफेलो है, राइनोसोरस है, 2 हिरन हैं उनके पैरों पर। देखिए जरा ध्यान से पूरी सील को। तो सील से उनके धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, उनके ट्रेड के बारे में पता चला। एक सील और मिली, बड़ी अजीब सी, नाम था यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न एक मैथोलॉजिकल एक जानवर है जिसके एक सिंगल सिंग है। एक तरह का घोड़ा होता है जिसके एक सिंग निकले होते हैं। हाँ, शायद आपने देखा हो, स्क्रीन पे मैं दिखा भी दे रहा हूं। सील्स में जो लैंग्वेज लिखी थी, जो स्क्रिप्ट लिखी थी, आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि बड़ी अजीब सी भाषा लिखी है। और सील्स से पता चला कि वो सील्स कमर्शियल कामों में भी आती थी, मतलब अपने वो व्यापार में सील्स का इस्तेमाल करते थे। सील्स ट्रेडर यूज करते थे, व्यापारी यूज करते थे, अपने गुड्स पे लगाते थे, अपने हर वस्तुओं पे क्या करते थे, वो उसका सील या निशान लगा देते थे। तो सील के बहुत सारे काम थे। आइए कुछ और सोर्सेस पढ़ें जिनसे हमें हड़प्पन के बारे में पता चला। एक बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले, बियर्ड मतलब दाढ़ी, एक दाढ़ी वाले बस्ट ऑफ मैन मिला, मतलब आदमी का पुतला मिला। यहां तक, जहां तक मेरे को आप देख पा रहे हैं, यहां तक का पुतला मिला, ठीक है ना। तो एक स्टोन स्कल्पचर मिला है एक आदमी का जिसके पास दाढ़ी है, आदमी के पास। और कहां मिला ये भी मिला है मोहनजोदाड़ो में। क्या है इस स्टैच्यू की? इस स्टैच्यू की खास बात है कि इस स्टैच्यू में आदमी ने शॉल पहन रखा है, वो भी लेफ्ट शोल्डर में, ऐसे शॉल पहना है, इस तरीके से देखो, ऐसे तिरछी, समझ गए ना। एक लेफ्ट शोल्डर से शॉल पहना हुआ है, उसकी आंखें हाफ क्लोज्ड है, ऐसा लगता है मानो वो कोई मेडिटेशन कर रहा है। तो इसका मतलब हमें योगा उस जमाने में भी आता था, 4500 साल पहले भी हम योगा करना जानते थे। बहुत बड़ी बात है। और क्या पता चलता है, देखिए ऐसा पता चलता है कि ये किसी योगी का या किसी साधु का, प्रीस्ट का क्या है, ये स्कल्पचर है। और क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हम लोग के पास आर्ट कितना जबरदस्त था। मूर्ति बनाने की कला, स्कल्पचर बनाने की कला हमें 4500 साल पहले आती थी। और पता चलता है कि जरूर उस जमाने में बड़े महान, बड़े कुशल कारीगर थे उस जमाने में। यह भी पता चलता है उनके बारे में कि हमारे पास जो आर्टिस्ट थे, वैसे भी इंडिया को माना जाता है लैंड ऑफ आर्टिस्ट, तो वो आर्टिस्ट सोचिए उस जमाने में भी हमारे पास थे, क्योंकि मूर्ति बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, आपको पता होगा कि किसी की मूर्ति बहुत मेहनत लगती है उसको खोद के बनाने में। सोचिए उस जमाने में बना लेते थे, जब हमारे पास औजार भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे। और क्या मिला है, और मिली है एक स्टैच्यू ब्रॉन्ज की, डांसिंग गर्ल की। हाँ, एक लड़की जो नृत्य करती है, डांसिंग गर्ल है, इसकी स्टैच्यू मिली है। यह भी कहां मिला है? मोहनजोदाड़ो में। यह एक अपने आप में एक अजूबा है, मास्टरपीस है। क्यों? क्योंकि यह पत्थर का स्टैच्यू नहीं है, ब्रॉन्ज का स्टैच्यू है। अरे बाप रे, उस जमाने में हम लोग ब्रॉन्ज की मूर्ति बना लेते थे। क्या जबरदस्त आर्ट ऑफ स्कल्पचर होगा। मूर्ति बनाना मतलब स्कल्पचर। और क्या खास बात है, इस मूर्ति के, इस फिगर के अंदर क्या दिखाई देता है? एक अजीब सा जोश, एक वैरायटी, एक इंजेन्युइटी दिखाई देती है इस फिगर को।
अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, देखिए देखिए इसका राइट आर्म डांसिंग गर्ल का उसके हिप पे रखा हुआ है और उसके लेफ्ट आर्म में खूब सारी चूड़ियां हैं। जरा देखिए तो उसका लेफ्ट आर्म, आप ध्यान दीजिए, पूरे हाथ में चूड़ियां भरी हुई लेफ्ट साइड में, और इट होल्ड्स अ स्मॉल बाउल, और उसके पास एक छोटा सा एक बाउल है इनटू हर लेफ्ट लेग। दिखाई दे रहा है आपको? अगेंस्ट हर लेफ्ट लेग। तो ये बताते हैं कि हम लोग उस जमाने में भी लगभग 4500 साल पहले कितने ज्यादा एडवांस थे। और एक आश्चर्य की चीज आपको बताने वाले हैं, उस जमाने में डॉकयार्ड भी था हमारे पास। बाप रे, जब दुनिया में लोगों को, मैंने कहा ना, खाना उगाने नहीं आता था, दुनिया में लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, पता ही नहीं था कि कपड़ा क्या होता है, लोग जंगली आदिवासी हुलू हुलू टाइप के लोग थे, हाला हाला हु वाले टाइप के लोग थे उस जमाने में, 4500 साल पहले। उस जमाने में हमारे पास ये सब चीजें थी, डांसिंग गर्ल थी, ग्रेट बाथ था। कितनी महान बात है ना, हम इतने एडवांस थे दुनिया में, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। उस जमाने में हमें, मैंने कहा ना, ग्रेट बाथ बनाने आता था, ग्रेनरी बनाने आती थी। अब ये देखिए एक बड़ा अजूबा है, हमारे पास उस जमाने में भी डॉकयार्ड था, अर्थात एक ऐसी प्लेस जहां पे शिप आके रुकती है और हम यहां से माल एक्सपोर्ट करते थे। बाप रे, और कहां था? गजब की बात है, लोथल नाम की एक प्लेस में था। लोथल एक प्लेस है गुजरात में, जहां दुनिया का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे पुराना डॉकयार्ड है, शिपयार्ड है। शिपयार्ड एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे शिप आके रुकती है, और वो भी एक बड़े मैसिव वॉल से, एक बड़ी ऊंची दीवार उस जमाने में हमने बनाई ताकि शिप्स की रक्षा कर सकें बाढ़ से, तूफान से। देख लीजिए क्या गजब बात है। और ये लोथल से ये भी पता चलता है कि हमारे देश में एक ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर रहा होगा। जरूर हम व्यापार करते होंगे और प्रोडक्शन करते होंगे बहुत बड़े लेवल पे, तभी तो विश्व में बेच पाते होंगे। और ये भी पता चलता है कि एक इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री हमारे यहां बहुत अच्छा ट्रेड चलता था, और एक्सटर्नल मतलब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना उस जमाने में जानते थे। हाँ, हम एक्सपोर्ट करते थे उस जमाने में। क्या बड़ी बात आपको बता रहा हूं मैं, उस जमाने में भी हम एक्सपोर्ट करते थे। और सबसे और खास बात कि हमें हाइड्रोलिक नॉलेज था, अर्थात पानी के प्रेशर का नॉलेज था। हमें पता था कितनी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि बाढ़ को रोक सकें। जस्ट इमेजिन, हम लोग कितने एडवांस्ड लेवल ऑफ नॉलेज जानते थे, मतलब साइंस भी थी हमारे पास बहुत अच्छी। एक और चीज जो हमको आज भी चकरा देती है, हमें आज भी हम जिससे चक्कर खा जाते हैं, कि उनकी स्क्रिप्ट, आज तक हम उनकी स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाए हैं। क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट की खास बात है कि उनकी स्क्रिप्ट में आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिलेंगे। उनकी स्क्रिप्ट आप देखेंगे तो उनकी स्क्रिप्ट में आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिलेंगे। अब आप उस पिक्चर को देख के समझ जाइए कि क्या है। एक तरह की साइन है, अब वो चाहे बर्ड की हो, चाहे फिश की हो, या किसी इंसानी रूप की हो। पर आज तक हमने बताया ना, आज तक हमने उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए। उनके स्क्रिप्ट्स में कोई अल्फ़ाबेट है ये हमको भी नहीं पता चल पाया है, अल्फ़ाबेटिकल है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें बहुत सारी साइंस बनी हुई है। और उनका लिखने का स्टाइल कैसा समझ में आ रहा है? लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। हम लोग और आप लोग जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ये लिखते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, और उन लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। किससे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट। और क्या खास बात है, उनकी स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि जरूर उस जमाने में लोग पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि लिखना आता है तो जरूर पढ़ना भी आता होगा, कोई ना कोई तो पढ़ता होगा। तो उसका मतलब है कि उस जमाने में लोग पढ़े लिखे लोग थे, लिटरेट थे। बहुत महान बात है। और आज तक हम उनकी स्क्रिप्ट को, यस, आज हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं, सोच लीजिए साइंस कितना आगे निकल गया है, पर आज भी हम उसकी स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं कर पाए, आज भी हम उसको डिकोड नहीं कर पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। सोचिए कितने महान होंगे हमारे हड़प्पन लोग। ये धोलावीरा क्या है, आइए इसके बारे में बताते हैं। धोलावीरा एक हड़प्पन सिटी, यस, एक जगह है धोलावीरा। तो हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा एक प्लेस है धोलावीरा, जिसके बारे में कहा गया कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान लिया है। यूनेस्को ने इसको बचाने की खुद जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। ये एक वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट है, अर्थात पूरा का पूरा बसा हुआ शहर था जो जमीन के अंदर था, जिसको खोद के निकाला गया है। नाम है, वो भी अर्बन सेटलमेंट, शहरी इलाका था पूरा, नाम है धोलावीरा। अच्छा, और कुछ पता चलता है क्या कि ये सिविलाइजेशन कहां से आई, इसका ओरिजिन क्या था? तो ओरिजिन के बारे में, मतलब कहां से आए लोग भाई, ये इंडस वैली वाले कहां से आए हड़प्पन लोग?
तो इसमें कोई विदेशी होने का, हड़प्पन होने का कोई ज्यादा पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं पता चलता है कि ट्रेड विथ मेसोपोटामिया रहा। हाँ, इंडिजिनस अर्थात यहीं के सेल्फ जो अपने हैं यहां का पता चलता है। ऐसा पता चलता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग रहे हैं इनकी जड़ें भारत में ही थी, अर्थात ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन कल्चर था, और ये इंडिया से ही हमारे लोकल विलेज कल्चर को ही इंप्रूव करके बनाया गया होगा। कहीं फॉरेन से ये लोग नहीं आए हैं, अर्थात ये हड़प्पन लोग कोई विदेशी ताकत या विदेशी बाहरी शक्तियां या लोग नहीं थे जो आके बस गए। तो ऑल क्रेडिट गोज टू वी ओनली, हमारे ऊपर ही इसका क्या होता है, पूरा लाभ आता है। हमारे ही गांवों के लोग डेवलप होकर के इंडस बन गए। कैसे पता चला? तो इनके बारे में हिस्टोरियन ने प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन के बारे में पता लगाया। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं आई थी उससे पहले के पीरियड को प्री बोला गया है और उसके बाद को प्रोटो बोला है। तो उसमें कोट डीजी, अमरी एंड कालीबंगन, 3 ध्यान दीजिएगा प्लेस का नाम है। ये तीनों शहर हैं जो पाए गए हैं। ये तीनों शहर के पास अपनी ग्रेनरी थी, अपनी डिफेंस वॉल थी, अपना खुद का डिस्टेंस ट्रेड सिस्टम था, जिससे पता चलता है कि ये हम ही लोग थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन कोई विदेशी सिविलाइजेशन नहीं है, हम भारतीयों की सिविलाइजेशन है, हमारी सिविलाइजेशन है, इसलिए इस पे गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कहीं आ गए थे वहां पर और आके फंस गए, नहीं। पूरी दुनिया को यस आज भी आश्चर्य होता है और आज भी हमें भारतवासियों को इस बात का गर्व होना चाहिए। हाँ, वैसे पता है कि नहीं, ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में बताते रहे हैं कि वो सबसे सिविलाइज्ड हैं, वो सबसे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीते हैं। तो जब ये मिला ना 1921 में, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, पूरी दुनिया को पता चला, तो पूरी दुनिया इंडिया को सैल्यूट करने लगी कि बोली अरे बाप रे, इंडिया के लोग तो 4500 साल पहले सबसे एडवांस्ड हो गए थे, उनको सब कुछ करने आता था जो आज हम सीख रहे हैं। देखा, इसीलिए इस पे बहुत गर्व होने की बात है। आइए, एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, कहां तक ये सिविलाइजेशन फैली है, तो इसका शेप वैसे बता दूं, ये सिविलाइजेशन ट्रायंगुलर शेप की है, मतलब समझ गए, कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप की है और 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। बहुत बड़ी होती है जगह, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहां से कहां तक है? एक शहर का नाम है सुत्का जेंडर एक प्लेस है, उससे लेकर के अलामगीर तक, ये एंड पॉइंट्स है। एक पॉइंट है सुत्का जेंडर और दूसरा नाम है अलामगीर। ये इन दोनों प्लेसेस के बीच में है। और इनमें से भी सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो मैंने बता दिया, सबसे बड़ा जो इलाका जो खोद के निकाला गया वो था मोहनजोदाड़ो, जिसका मैंने मीनिंग भी बताया आपको, माउंड ऑफ डेड। दूसरा हड़प्पा, इसीलिए हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम है। तीसरा कालीबंगन और चौथा लोथल। लोथल के बारे में तो अभी बताया कि लोथल में क्या था, दुनिया का सबसे पहला, सबसे पुराना डॉकयार्ड, शिपयार्ड। तो हड़प्पन लोग मैंने बताया अर्बन प्लानिंग करना जानते थे, शहरी लोग थे, ग्रामीण लोग नहीं थे, आदिवासी या जंगली टाइप के लोग नहीं थे। और क्या खास बात है, 2 प्लेसेस हैं। एक प्लेसेस है मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जहां पर यह हड़प्पा पाया गया है। पंजाब में एक प्लेस है, नाम है मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, आज भी ये पाकिस्तान वाले इलाकों में है। और दूसरा कहां है, मोहनजोदाड़ो, ये कहां पर है, लारकन डिस्ट्रिक्ट इन सिंध, पाकिस्तान का एक प्रोविंस, एक स्टेट का नाम है सिंध, वहां पर एक लारकन नाम का एक शहर है, वहां ये पाया जाता है। इसीलिए अगर जो सिंधी लोग हैं तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, क्योंकि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में कि ये जो मोहनजोदाड़ो हैं, ये लोग यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है। यूनेस्को ने इसे अपना लिया है कि वह इसका प्रिजर्वेशन करेगा। जहां पे ये खुदी हुई साइट्स रखी हुई हैं, आज भी खोद के रखा गया है, इनकी देखभाल रखवाली यूनेस्को कर रहा है। आइए, क्या है अर्बन प्लानिंग की खास बात? मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा में शहर की प्लानिंग की गई है। जैसे आज के शहर बसाए जाते हैं, जैसे आपका अपना शहर होगा, जहां आप हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सड़कों के किनारे मकान हैं, मकान और सड़कों के बीच में चौड़ी जो सड़क है वो क्रॉसिंग बना रही है, चौराहे बना रही है, ऐसा है। सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो ये क्या है, अर्बन प्लानिंग। सड़क में नाले हैं, है ना, जहाँ पे घरों का नाले का पानी सड़क के नाले के पानी में जुड़ जाता है। ऐसा कुछ सिस्टम है कि नहीं आपके शहर में? है ना पक्का? और वो सारा पानी, नाले का, गटर का पानी, सीवर का पानी आपके शहर से बाहर निकल जाता है।
है ये नहीं। तो ये सब प्लानिंग हमने उनसे सीखी, हड़प्पन वालों से सीखी। क्या गजब की बात है। पूरा शहर जो था हड़प्पा का वो दो पार्ट में बटा होता था। एक रेस्ड एरिया जिसको हम सिटाडेल बोलते हैं, मैंने बताया था, जहां पे रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हुआ करती थी। और दूसरा होता था लोअर टाउन। लोअर टाउन में लोअर क्लास का पीपल रहते थे। और क्या खास बात है इनकी प्लानिंग की, इनकी जो सड़कें हुआ करती थी वो ग्रिड की तरह बनी होती थी। ग्रिड मतलब ऐसे, इसको कहते हैं ग्रिड। एकदम देखिए कैसे बनी हुई है। ये है उनकी सड़कें, एकदम सीधी सीधी सड़कें, और लेफ्ट नॉर्थ से साउथ जाने वाली सड़कें और ईस्ट से वेस्ट जाने सड़कें आपस में मिलती हुई नजर आती थी। यहां चौराहे बन जाते थे, यहां चौराहा बन जाता था। और क्या था, अगर घर सड़क के किनारे बना हुआ है, कॉर्नर का मकान है, तो आपको मकान को राउंड करना पड़ेगा ताकि गाड़ियां मुड़ सके। मतलब जिनका मकान यहां पर था, जिनका मकान यहां होगा, उनके मकान को ऐसे कॉर्नर बनाना पड़ेगा ताकि उनका मकान यहां तक ना आए, ताकि कोई गाड़ियां यहां पे क्या हो, मुड़ सके। देखा ना, कॉर्नर के मकानों को राउंडेड रखना पड़ता था। सड़क तक जाने के लिए घर से गटर का पानी, यस, आपके घर में जो सीवर था, हर घर में है ना सीवर, हर घर में वॉशरूम है कि नहीं है? आपके घर में वॉशरूम है। आपने कभी सोचा है वॉशरूम का पानी कहां जाता है? पता है कि नहीं तुम्हें कहां जाता है? नहीं मालूम है तुम्हें? जब आपका मकान बन रहा था ना, तो आपके घर वालों ने, आपके पापा ने, जिसने भी मकान बनवाया होगा, उसने वॉशरूम का पानी, आपके गटर का पानी निकल करके आपके घर के बाहर जो सड़क है ना, सड़क के नीचे एक स्ट्रीट ड्रेन है, स्ट्रीट में गटर का पानी जाके मिल जाता है। तो आपके वॉशरूम से निकलता हुआ पानी, गंदा पानी सारा उसमें चला जाता है, और स्ट्रीट से निकल करके एक क्लीनिंग प्लेस में चला जाता है, जहां पे ये पानी साफ होता है, फिल्टर होता है। पता है कि नहीं? तो वो प्लानिंग भी हमने इनसे सीखी है। हाउस ड्रेन्स, घर का गटर, ड्रेन मतलब गटर का पानी, घर के गटर का पानी, एम्प्टीड द वेस्ट वाटर इनटू स्ट्रीट ड्रेन। घर से निकला, शहर के बाहर, घर के बाहर जो सड़कें बनी थी उसके नीचे जो गटर का, सीवर का पानी था, वो चला जाता था उसमें। और स्ट्रीट्स आपस में 90 डिग्री पे मिलती थी। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहां पे सड़कें 90 डिग्री पे मिलती हैं, जो कि परफेक्ट प्लानिंग का पता चलता है। कितनी जबरदस्त प्लानिंग थी उस 4500 साल पुरानी। आइए कुछ कमाल की बात और बताते हैं इनके बारे में। ये पूरा ही चैप्टर अपने आप में गर्व दिला देगा आपको कि हम कितने महान थे। तो उनका घर, उनके घर के बारे में, जो उनके रेसिडेंशियल घर होते थे, वो एक प्लान के अकॉर्डिंग बनाया गया था। ऐसा ही नहीं कि कहीं भी घर बना दिया। हम लोग घर बनाते हैं तो नक्शा बनवाते हैं कि नहीं? हम लोग एक आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं, कहां पिलर बनेगा, कहां कमरा वॉशरूम बनेगा, कहां किचन बनेगा, बनाते हैं कि नहीं? तो ये काम वो लोग भी करते थे। वो लोग भी प्लान बनवाते थे अपने घर का, और ज्यादातर घर ऊंचाई पे बनाते थे। हम भी आजकल घर क्या करते हैं, ऊंचाई पे बनाते हैं। हमारे घर भी, उनका ऊंचाई में बनाने का कारण क्या था? ताकि फ्लड से उन लोग बचा सकें। और हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि सड़क ऊंची हो रही होती है ना? तो सड़क तो बनती रहेगी तो ऊंची होती जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग भी मकान क्या करते हैं, माउंड में बनाते हैं, ऊंचाई में बनाते हैं। और क्या खास बात है, घर बहुत वैरायटी के उन लोग बनाते थे। एक सिंगल कमरे का भी मकान है उनके पास, तो बड़े बड़े मकान जिसमें 12 कमरे हैं। कितने? 12 कमरों का भी मकान है। हर मकान में, बड़े मकानों में प्राइवेट कुएं होते थे, अपने पर्सनल कुएं होते थे, और टॉयलेट्स भी होते थे। ज्यादातर घरों में जो ड्रेन्स हैं, अर्थात नालियां हैं, वो कवर्ड है। नालियां खुली नहीं है, याद रखिए, नालियां कवर्ड हैं, ढकी हुई नालियां, जैसे आज हम लोग नालियां बना रहे हैं। और क्या खास बात है, घर के एंट्रेंस पे, जब आप घर के एंट्रेंस घुसेंगे, द एंट्रेंस ऑफ द हाउस फॉर्म द नैरो लेन्स विच कट इनटू स्ट्रीट एट राइट एंगल्स। आपकी सड़कों से जो घर मिलता है वो राइट एंगल पे आके मिलता है। किचन जो घर में होता था, किचन की खास बात क्या थी कि किचन कोर्टयार्ड में बना होता था, बरामदे टाइप की जो जगह होती वहां बना होता था। ग्राउंड वाले फ्लोर में, अगर 2 मंजिल का मकान है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मकान है, तो ग्राउंड फ्लोर में क्या होता था, स्टोर रूम होता था। ग्राउंड फ्लोर में ही क्या होता था, कुआं वाला चैम्बर होता था, एक ऐसा कमरा जिस कमरे के अंदर कुआं होता था। कभी सोचा ऐसा क्यों? अरे भाई, पहले जमाने में नल तो होते नहीं थे, तो नहाना वहाने जाने के लिए, समझ गया ना, तो वेल चैम्बर होता था, वेल का कुएं का एक कमरा। और घरों में ब्रिक से बने घर थे, लकड़ी के बने घर थे, और हर घर में दरवाजे, खिड़कियां, वेंटिलेटर्स, अरे रोशनदान ऊपर जो लगा होता है, वेंटिलेटर, सब था। तो गजब है, गजब, अपने आप में ही बड़ी महान बात है। आओ उनके कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में, उनके जो आर्किटेक्चर्स उन्होंने बताए।
हमने ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा, है ना, कि कितना महान था ग्रेट बाथ। दूसरा हम जानते हैं ग्रेनरीज के बारे में। तो हड़प्पा में ग्रेनरी पाई गई है। ग्रेनरी वो जगह होती है जहां पे ग्रेन स्टोर कर सकते हैं। ग्रेनरी में 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरीज पाई गई। रो मतलब होता है एक कतार में, एक लाइन में। अब ग्रेनरी सीक्वेंस में पहली ग्रेनरी, दूसरी ग्रेनरी, तीसरी ग्रेनरी, 6 ग्रेनरी एक साथ, 6 ग्रेनरी एक रो में, एक रो है ये। अब यहां पे 6 ग्रेनरी पाई गई। और खास बात क्या थी, इस ग्रेनरी के नीचे साउथ में क्या होता था, फ्लोर बना था, फर्श बना था, जहां पर प्लेटफॉर्म पत्थर के बने थे, जहां पर इस ग्रेनरी को थ्रेश किया जा सकता है। अर्थात यहां से जो अनाज निकलेगा, अर्थात इसमें जो अनाज स्टोर किया गया था उसको सुखाने के लिए, थ्रेशिंग करने के लिए जगह बनी हुई थी। ज्यादातर क्या अनाज स्टोर होता था, वीट और बार्ली यहां पर स्टोर होता था। यहां पर वीट और बार्ली को रखा गया होता था, इसमें खेतों से निकाल करके इस जगहों पे, ये ग्रेनरीज हैं, इनमें स्टोर किया जाता था। और खास बात और क्या थी कि 2 रूम के बैरक्स बने थे, 2 रूम के छोटे कमरे बने थे। किनके लिए? लेबरों के लिए कमरे भी बने थे, जो यहाँ पे बैठ के ग्रेनरी का काम करते थे। मतलब यहाँ पे कहीं पर 2 रूम का, 2 छोटे छोटे कमरों का बैरक बना हुआ था, जहाँ पे ये जो वर्कर्स इस ग्रेनरी के काम करते हैं उनके लिए कमरे बने थे। और ग्रेनरी बहुत बड़ी हुआ करती थी, पूरे शहर के लिए अनाज स्टोर करती थी। आइए कुछ और जाने हड़प्पन के बारे में। तो हड़प्पन को ट्रेड करना आता था। इंटरनल ट्रेड मतलब वो ट्रेड जो विद इन दी हड़प्पन एरिया होता था। ज्यादातर ट्रेड किस में करते थे उन लोग? मेटल्स खरीदते थे, स्टोन्स खरीदते थे, शेल्स खरीदते बेचते थे। हाँ, बड़े कमाल की बात है। पर ये पूरा इंडस के रीजन में होता था। और क्या करते थे? एक्सटर्नल ट्रेड जानते थे क्या? एक्सटर्नल मतलब बाहरी ट्रेड जानते थे? मैंने कहा हाँ, हड़प्पन्स को बाहरी ट्रेड करना भी आता था। उनके जो वेस्टर्न नेबर्स थे उनके साथ उन्होंने ट्रेड करना सीख लिया था। मेसोपोटामियन, जिसके बारे में बताया था कि मेसोपोटामिया नाम की एक प्लेस भी है ना, तो ईरान इराक के पास है मेसोपोटामिया। तो वहाँ पे एक रिकॉर्ड में पाया गया है कि हमारे ट्रेड रिलेशंस रहे हैं। हाँ, उनके पास, खुद मेसोपोटामियन के पास, हमारे पास नहीं, उनके रिकॉर्ड में मिला है कि वो इंडिया वालों से, हड़प्पन वालों से ट्रेड करते थे। अच्छा, तब हमारा नाम हड़प्पन नहीं था, तब हमारा नाम मेलुहा था। मेलुहा, हाँ, ये हड़प्पन का पुराना नाम है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिनल नाम, एंशिएंट नाम क्या था? मेलुहा। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग मेलुहा से ट्रेड करते थे। इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के पास जो रिकॉर्ड पाया गया है उसमें लिखा है। और क्या मिला है? और उनके बारे में और भी पता चला है कि 2 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस और होते थे, दिलमुन और माकन। ये वो प्लेसेस के नाम हैं जहां, जिनके बीच में ट्रेड होता था, इंडिया के बीच में, मतलब हड़प्पन के बीच में, दिलमुन, माकन और मेसोपोटामियन। इससे पता चलता है हम लोग फॉरेन ट्रेड करना चाहते थे। और किससे पता चलता है हम लोग फॉरेन ट्रेड करना जानते थे? हमारे पास अपनी शिप्स थी, बोट्स थी, और उसकी सील्स पाई गई हैं। शिप और बोट उस जमाने की तो बचेंगी नहीं, सड़ गई होंगी ना, पर सील में, सील जानते हो ना, मोहर होती है, उसमें खुदा हुआ बना हुआ इनका शेप, जिससे पता चलता है कि हम शिप बिल्डिंग भी जानते थे। और जब डॉकयार्ड है तो पक्की बात है कि शिप तो चलती होगी। डॉकयार्ड मतलब जहां पे शिपयार्ड है। और कैसे वेट्स हम यूज करते थे? आज तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं, है ना, जिसमें हम किलोग्राम में चीजें मेजर करते हैं, है ना, मीटर में चीजें मेजर करते हैं, है कि नहीं? किलोग्राम हम यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उस जमाने में किस में यूज करते थे? उस जमाने में क्यूबिकल स्टोन होता था। एक क्यूबिकल पत्थर, दिखा रहा हूं, इमेज देखिए, ऐसा क्यूबिकल पत्थर होता था। इस तरीके से उन लोग क्या करते थे, चीजों को मेजर करते थे। एक क्यूब के आकार का पत्थर होता था और उनकी सारी चीजें 16 में मेजर की जाती थी। हर वस्तु का यूनिट क्या होता था? 16 में होता था, ठीक है ना? किसमें? 16। 16 क्या होता है? 14 ग्राम के बदले होता है। अब 16 का मल्टीपल क्या होगा? 32, 32 का 48, 48, 48, 64, 68। तो उनके पास जो भी वेट्स होते थे वह 16 के मल्टीपल्स में होते थे। अगर छोटे लाने हैं वेट्स, बड़े लाने हैं तो 16 का मल्टीपल कर लो, छोटे वेट बनाने हैं तो 16 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है ना? जैसे 4, समझ गए ना? 8 छोटे वेट होंगे तो 4, 8, और बड़े होंगे तो 16, 32, 48, 64। आइए कुछ इनके क्राफ्ट्स के बारे में जानें। वैसे हेक्साडेसिमल इसको कहते हैं सिस्टम को, जब 16-16 में चीज़ें मेजर करते हैं ना, उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। उनके आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में जाने, कला के बारे में जाने, तो उनको पॉटरी बनाने की एक विशेष कला आती थी। पॉटरी मतलब होता है घड़ा, मटका, समझ गए ना, कुल्हड़, ये सब बनाने आता था। पर उनकी खास बात क्या थी
कि उनकी पॉटरी शाइनी और ग्लॉसी होती थी, बाहर से बहुत चमकती थी। और एक सबसे खास बात क्या थी, जो उनका पॉटर व्हील था जिस पे वो पॉटरी बनाते हैं, एक बड़ा सा पहिया होता है ना जिसमें पॉटरी बनाते हैं, उसे कहते हैं पॉटर व्हील, उसको भी उन लोग क्या करते थे, ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिजाइन से डेकोरेट करते थे। अर्थात उसमें कई सारे सुंदर सुंदर ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाने आता था। जितने बड़े वाले जार हुआ करते थे, जो बड़े वाले जार बनते थे, ऐसे जो बड़े वाले जार बनते थे, उनका नैरो नेक होता था, ऊपर से नेक नैरो होता था, और रेड रंग के पॉट्स जिसमें काला रंग होता था, डेकोरेशंस होते थे, जिससे पता चलता था कि उन लोग अपने आप में एक महान आर्टिस्ट थे। अर्थात उस जमाने के लोगों को कारीगरी बहुत अच्छी आती थी। और क्या पाया गया है, ह्यूमन फिगर्स बनाने आता था, उनको एनिमल फिगर्स बनाने आता था, बहुत ही काबिले तारीफ फिगर्स बनाते थे। वो भी किस चीज की, पत्थर के स्टैचू बनाने आता था, ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाने आता था उस जमाने में, ब्रॉन्ज का स्टैचू। और तो और टेराकोटा की भी मूर्तियां होती थी। टेराकोटा की फिगर, टेराकोटा एक तरह का पत्थर होता है, पत्थर का मटेरियल होता है। टेराकोटा की फिगर्स बहुत सारी पाई गई हैं, बहुत सारे टेराकोटा की मूर्तियां पाई गई हैं। उनमें से सबसे महान मूर्ति है हमारी मदर गॉडेसेस, सबसे महान सबसे बड़ी मूर्ति पाई गई है हमारी देवी की। आज भी हम जिस देवी की पूजा कर रहे हैं वो वहीं की पाई हुई देवी है। हाँ, तो इससे पता चलता है कि हमारे प्रथा कितनी पुरानी है, आप समझ सकते हैं। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन भी पता चलता है हमारा धर्म, जिससे पता चलता है हिंदू धर्म। शिवाजी की पूजा मैंने एग्जांपल दिया, और दूसरा मदर गॉडेसेस की, क्योंकि उनकी मूर्ति पाई गई है 4500 साल पहले, जब दुनिया में कोई धर्म नहीं था। और क्या खास बात है, द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज, हमने ब्रॉन्ज स्टैच्यू बनाना सीखा। अब एक बड़ी खास सिस्टम है जिससे हमने स्टैच्यू बनाना सीखा। इस सिस्टम का नाम है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। नहीं जानते इस प्रोसेस के बारे में? उस जमाने में हमारे इंडियंस को ये प्रोसेस आता था, आज हम जानते हैं प्रोसेस। सोचिए ये प्रोसेस उस जमाने में आता था। अब क्या होता है मैं समझाता हूं। पहले किसी भी चीज की मूर्ति बनानी होती थी तो मूर्ति मोम की बनाते थे। किसकी? वैक्स की। समझ गए ना? पहले वैक्स की मूर्ति बना देते थे, वैक्स तो जानते ही हैं, मोम। फिर क्या करते थे, इस पे ऊपर क्ले बिछा देते थे। क्ले मतलब एक चिकनी मिट्टी होती है, उसको बिछा देते पूरे उस मोम की मूर्ति के ऊपर। फिर क्या करते थे, इसको पहले सुखा देते थे। क्ले तो जानते हैं मट्टी होती है, हार्ड हो जाएगी। फिर इसको हीट कर देते थे। हीट करने से क्या होगा, हीट कर देते थे ताकि सारा वैक्स पिघल जाए। वैक्स पिघल के पूरा गिर जाता था, पर क्ले तो जानते हैं हार्ड हो जाएगा। अब मॉल्टन मेटल अर्थात ब्रॉन्ज को पिघला लिया और उस छेद से क्ले वाली जो हमारे पास मूर्ति बची थी उसके अंदर मॉल्टन मेटल डाल दिया, उसको ठंडा होने रख दिया और फिर क्ले को तोड़ दिया। क्ले तो मट्टी होती है, आराम से टूट जाएगी। क्या निकलेगी अंदर से? लॉस्ट वैक्स प्रोसेस द्वारा बनाई गई मूर्ति। आज भी हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। सोचिए 4500 साल पहले टेक्निक सीखी और आज भी वो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, थैंक्स टू हड़प्पन। देखा, हमको उन्होंने सिखा दिया इस लॉस्ट वैक्स स्टैच्यू बनाने का सिस्टम। कपड़े कैसे पहनते थे उन लोग? क्या हम लोग के जैसे कपड़े पहनते थे उन लोग? हाँ, आपको आश्चर्य होगा क्या पहनते थे उन लोग। हमारे वहां यस, मेन जो हुआ करते थे वो धोती पहनते थे, शॉल पहनते थे। आज भी हमारे यहाँ धोती का कल्चर है। जितने बड़े त्यौहार आते हैं लोग धोती पहनते हैं, है कि नहीं है? और ग्रामीण अंचलों में तो आज भी धोती है, शॉल पहनने का आज भी कल्चर है। औरतें क्या पहनती थी? औरतें पहनती थी स्कर्ट पहनती थी, और क्या पहनती थी? क्लोक पहनती थी। चोंगा टाइप का होता है ना, थोड़ा ढीला ढीला सा होता है। क्लोक पहनती थी। और क्या पहनती थी? नीडल्स और बटन्स उस जमाने में पाए गए हैं। बाप रे, इमेजिन करिए, बटन टाकना भी उस जमाने में उनको आता था। सुइयां थी उस जमाने में। क्या गजब है, कपड़ा कितना अच्छा बनाते होंगे हम लोग। ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं, और ऑर्नामेंट सिर्फ औरतें नहीं पहनती थी, आदमी भी ज्वेलरी पहनते थे। सच में वापस ये चलन आ रहा है। आजकल लड़के भी कान में लगा रहे हैं बालियां, है ना? मैंने तो बहुत सारे लड़कों को कान में बालियां देख ली हैं। तो ये चलन इंडस वैली का है भाई, आज का चलन नहीं है। नेकलेस, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, आर्मलेट, एंकलेट, नोज रिंग, फैन शेप हेडड्रेस, बाप रे, दुनिया भर के क्या है ऑर्नामेंट्स हम लोग उस समय पहनते थे। बहुत शौकीन लोग थे इसका मतलब है। और वो भी किसके? गोल्ड के, सिल्वर के, प्रेशियस स्टोन्स के और आइवरी के। या आइवरी क्या होता है? हाथी के दांत के भी उन लोग पहनते थे ऑर्नामेंट्स। और बातें टॉयज और अम्यूजमेंट्स के बारे में।
हाँ, वहाँ के लोगों के पास भाई आज तो आपके पास मोबाइल है हम यूज़ करने के लिए, आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन जरिए हैं, वीडियो गेम्स हैं, है कि नहीं है, खेलने के लिए। उस ज़माने में खेलने के लिए क्या था? उस ज़माने में खेलने के लिए उनके पास डाइस गेम थे। हाँ, जैसे चौसर जिसको कहते हैं, या लूडो टाइप का गेम जिसमें डाइस होता है, उस ज़माने में था। उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए क्या तरीका आता था? हंटिंग करना आता था, और या तो फिशिंग में चले जाते थे उन लोग अपने आप को टाइम पास करने के लिए। उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी थे, ड्रम बजाने आता था उनको, उनके पास लायर था। हाँ, लायर देखा है कि नहीं आपने? लायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स लगी होती है, हाँ, हार्प जैसा दिखता है। और खिलौने मिले हैं बच्चों के, बाप रे, ये सब रिमेन्स में मिला है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में मिला है। चिड़िया मिली है खिलौने वाली, बच्चों के खेलने के लिए एनिमल्स के पुतले मिले हैं, फिगराइंस मिले हैं, कार्ट मिली है। सोचो बैलगाड़ी बनाना, बच्चों को खेलने वाली बैलगाड़ी जो आजकल भी बच्चे खेलते हैं, विसल मिली है, ये सब पाई गई है, बच्चों के खिलौने पाए गए इतने सारे। इसका मतलब है वो लोग अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। अब इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, इतने अच्छे लोग थे, इतनी टेक्नोलॉजी जानते थे, इतना काम जानते थे, बिल्डिंग बनाना जानते थे, दुनिया भर की चीज़ें उनको पता थी, खत्म कैसे हो गए, चले कहाँ गए? आज तक इसका जवाब किसी के पास प्योर या राइट आंसर नहीं है। कुछ पॉसिबल रीजंस दिए गए, हो सकता है फ्लड आ गया हो, अर्थक्वेक आ गया हो, सब खत्म हो गया हो, या वहाँ पूरी एरिडिटी आ गई। एरिडिटी मतलब सूखा पड़ गया, मतलब बारिश पड़ी नहीं बहुत समय तक, ड्राउट नहीं बोलते हम लोग, हाँ, ड्राउट पड़ गया, अकाल पड़ गया और सब लोग मर गए, है ना। ड्राउट पड़ने से, फेमाइन आ जाने से वहाँ पे क्या हो गया, लोग मर गए, सूखे, बिना खाए पिए मर गए। ये एक रीज़न है। अभी किसी के पास कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। और या तो हो गया वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, जंगल कट गए, क्लाइमेट चेंज हुआ और वहाँ पे लोग क्या हो गए, सब बर्बाद हो गए, फ्लड व्लड आ गए होगा, सब खत्म हो गए होंगे। और या तो किसी फॉरेन लोगों ने आके इंडिया पे अटैक किया और इन सबको खत्म कर दिया। ज़्यादातर बिलीफ है कि आर्यंस आए होंगे, आर्यंस थोड़े एग्रेसिव टाइप के लोग थे और इनके पास स्वॉर्ड्स हुआ करती थी, और इन लोग ने आया होगा और इनको खत्म कर दिया। बट मैंने कहा ना, आज तक इसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं मिल पाया है कि कैसे इतनी महान सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। आइए, क्या सीखा, क्या जाना, तो मैंने बताया ना, जितना मैंने बताया शायद वो आपको सबको यहां मिल जाएगा एक पैराग्राफ में, कि हड़प्पन से हमको पॉटरी बनाना सीखना आ गया, ब्रिक्स बनाना सीखना आ गया, मोती बनाना सीखना आ गया, माला, मोती जिसकी बनी होती है ना, माला मोती की, तो ज्वेलरी बनाना, टेक्सटाइल बनाना, ये सब वहां से हम आज तक यूज करते आ रहे हैं। आज तक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन का यूज सीखा हम लोग ने, कॉटन के कपड़े बनाना, क्योंकि उनके पास सुई और तागा दोनों था, सुई, बटन, तागा सब कुछ था, वो सब हमने उनसे सीख लिया। और धर्म के मामले में तो मैंने बता दिया, कमाल हो गया। आज तक हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, और किसकी पूजा करते हैं? मदर गॉडेसेस की, माँ देवी की पूजा करते हैं ना, दुर्गा या काली, कई रूप में माँ की पूजा करते हैं। ये सब उस जमाने की है। इवन बहुत सारे पेड़ों की पूजा करते हैं, है ना, कुछ लोग नीम की, पीपल के पेड़ की पूजा होती है कि नहीं होती है, पता है कि नहीं? जल चढ़ाया जाता है इनमें, स्त्रियां पूजा करती हैं। आज भी बहुत सारे एनिमल्स, सरपेंट्स, ये सब हमारे रिलीजियस सिंबल्स हैं। हाँ, सांप की पूजा भी करते हैं हमारे यहाँ, नाग पंचमी। तो क्या पता चलता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और हम भारतीयों को इसकी सिविलाइजेशन का पार्ट होने पे बहुत गर्व महसूस करना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर यहीं फिनिश होता है एक ही शॉट में। बट मेरे 9th के राइजिंग स्टार बहुत कमजोर हैं, मुझे कहना पड़ेगा, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आप जो राइजिंग स्टार्स हैं मेरे, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए पूरी ताकत के साथ पूरे कंटेंट को बना रहा हूं, एक एक चीज आपके लिए ला रहा हूं, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। बट आपने थोड़ा सा मेरा सपोर्ट और दिया, तो मैं और आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को नहीं बता रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 9th के जब स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरे राइजिंग स्टार मेरा मदद नहीं करेंगे, तो आप बताइए कौन करेगा? सो हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को शेयर करो और से और बताओ, क्योंकि जब आप नहीं शेयर करेंगे तो मेरे को, आप इमेजिन करिए, मैं क्या और कंटेंट बनाऊंगा? या कोई भी क्रिएटर जो आपके लिए कंटेंट बनाना चाहता है आईसीएसई क्लास 9th के लिए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव चैनल है, तो वो बनाएगा? इमेजिन करिए, नहीं बनाएगा। सो प्लीज हेल्प अस, और रादर हेल्प मी। सर तरुण रुपानी आपके लिए डेडिकेटेड हैं, और जिस तरीके से क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट, क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट,
हर एक टॉपिक मैंने बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया है। मैं आपके लिए भी यही करना चाहता हूं, बट चाहता हूं आपका प्यार, आपका सपोर्ट, और वो मुझे मिलेगा कैसे? आपके शेयरिंग से। और पहले आप खुद सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन में ऑल का बटन भी टाइप कर दीजिए, ताकि मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस आए तो पहले आपको मिल जाए। So thank you, and I'm very sure you are going to support me to the fullest. So love you and God bless you. Bye from now.